मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारी ख़ास मुलाकात के ख़ास मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद ज़करिया कासमी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कम उम्र में ही एजुकेशन पर, सोशल वर्क पर इतना काम अंजाम दिया है जो कि काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ है। इसीलिए आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से आपको रूबरू कराएं, आपके लिए, हमारे लिए एक खुशखबरी है। आपकी मोहब्बतों की वजह से यूट्यूब ने हमें सिल्वर बटन से नवाजा है। सिल्वर बटन हमारे पास है, यूट्यूब ने हमें सिल्वर बटन से नवाजा है। अभी फ़िलहाल हमारे सब्सक्राइबर हैं 2 लाख, यानी कि 1 लाख जब हमारा पूरा हुआ था उस वक़्त यूट्यूब ने हमें सिल्वर बटन देने की बात कही थी। ये पहुँचते पहुँचते 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ये आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से ही है। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद ज़करिया कासमी। सर, एक बात बताइए, पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं बंगाल में एक जगह है बर्दवान और दुर्गापुर सब डिवीज़न में गांव का नाम है शंकरपुर, वहाँ मेरा पैदा हुआ। और मेरे वालिद साहब जो थे दारुल देवबंद के फर्स्ट क्लास फर्स्ट में से एक बड़े उलमा में से शुमार हुआ है बंगाल के। सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि वो मुख्तलिफ स्टेट में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने वहाँ टीचर थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर थे। फिर बाद में हम यहाँ से चले गए और बंगाल में जा कर के वालिद साहब काम करना शुरू किया। बहरहाल वहाँ हमारे पैदाइश है और हमने बेसिक जो तालीम है वो अपने बंगाल में 8वीं तक जनरल एजुकेशन किया। साथ साथ हमने वहाँ दीनी तालीम यानी मीज़ान 9वीं तक पढ़ा। उसके बाद हम यूपी आ गए और यूपी में दारुल देवबंद से फ़राग़त हासिल हुई, इफ्ता भी किया। दारुल देवबंद से हमने फ़राग़त हासिल की। उसके बाद मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली आ गए। उमर गौतम साहब के मातहत में जो इदारा चलता था, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन साहब के सरपरस्ती में चला और यहाँ इंग्लिश की तालीम हासिल की। यहीं से हमने 10वीं भी किया, फिर 12वीं किया, ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन मेरा बैकग्राउंड, मेरा घराना का पूरा बैकग्राउंड दीनी तालीम से जुड़ा हुआ है और जनरल एजुकेशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 भाई और 6 बहनें हैं, सब सेटल हैं। ये हमारा। तो और फ़राग़त के बाद आपने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए? मदरसे में पढ़ाना चाहिए या किसी और फील्ड में जाना चाहिए? जब हम यहाँ से फ़ारिग होकर के गए, उससे पहले हमने यहाँ दिल्ली पुलिस फाउंडेशन है दिल्ली में, किरण बेदी के अंडर में चलता था। झोपड़पट्टियों में कुछ सोशल काम करने का मौका मिला और उनके वहाँ हमने गली स्ट्रीट स्कूल्स के नाम से स्कूल चलता था, उसमें हम सुपरवाइज़र रहे। और वहाँ से जो हमें ऑब्ज़र्व हुआ, जो एजुकेशन अगर ना हो तो ये समाज सुधर नहीं सकता और ये हर एक के लिए ज़रूरी है। चाहे उसमें कोई रंग देखना नहीं है, मज़हब देखना नहीं है। अगर इंडिया को तरक्की देना है तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हर लोगों को शिक्षित करना है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हिंदुस्तान की तरक्की नामुमकिन है। इसलिए हमने यहाँ से जाने के बाद हमने सोशल फील्ड में उतर गए और एजुकेशन के तालीम के सिलसिले में हम उतर गए। वहाँ गांव-गांव में गए, एजुकेशन अवेयरनेस के प्रोग्राम नाम से हमने प्रोग्राम्स किए। गांव में समझाया लोगों को कि भाई हमें तालीम से हम पीछे हैं और हम पीछे रहेंगे। तालीम अगर हमारा नहीं रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम गुर्बत की ज़िंदगी, और तालीम जहाँ नहीं है वहाँ गुर्बत है और जहाँ तालीम है तो वो किसी एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने गांव देहातों में गया और वहाँ देखा जी एकदम तालीम नहीं है। ख़ास तौर पर बंगाल के मुसलमानों के अंदर और दलितों के अंदर एकदम तालीम नहीं है, 0/0 ऐसा हालात है। तो इसके लिए हमने कोशिश शुरू किया। अब उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसलिए हमने NGO बनाया, ट्रस्ट बनाया और फिर उसके साथ चूँकि सिर्फ तालीम में ही नहीं होगा, इसको मुख्तलिफ़ फील्ड में चाहिए काम। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको रोज़गारी चाहिए, रोज़ी रोटी का मसला सबसे बड़ा है। तो इस रोज़ी रोटी के लिए हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया। फिर हमने देखा जी यहाँ समाज में बंगाल के अंदर एक चीज़ सबसे जो प्रॉब्लम है वो लड़कियों का मामला है। तो वहाँ लड़कियों में अगर किसी के बंगाल में 2-3 लड़की हो जाए तो दहेज का मसला बहुत बड़ा है
तो हमने उसके लिए मास मैरिज यानी इज्तिमाई शादी, हर मज़हब के लोग, उसमें कोई मुसलमान होना कोई ज़रूरी नहीं है, हर मज़हब के लोगों को लेकर के हमने शादी कराए। तो उसमें पैसा वैसा जो है खर्च वगैरह होता है आप देते, आप लोग उसका बंदोबस्त? नहीं, हम देखिए हमारा कोई पैसा तो ऐसा इनकम जनरेट काम तो करते हैं, बाकी पैसा पब्लिक डोनेशन है। लोगों को समझाया, जो लोग दे सकते थे उनको तो उनसे उनके ताउन लिया, और इज्तिमाई शादी एकदम शरिया के सुन्नत के मुताबिक, उसमें हिंदुओं के मजहबी जो रिवाज है उस रिवाज के साथ मुसलमान यानी हर मजहब के मतलब स्कूल के साथ साथ आप सोशल वर्क भी करते हैं? सोशल। तो आप स्कूल है आपके पास, कितने स्कूल? हमारे पास वो बेसिक स्कूल तकरीबन 40 है, और जो बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल है वो 2 है, लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है। रेसिडेंट स्कूल 2, 40 मतलब जो छोटे नर्सरी स्कूल केजी स्कूल है 40 है, ये तकरीबन 40 स्कूल है। अच्छा, और मदरसे से निकलने के बाद जो मदरसे से फारिग होते हैं उनकी सोच होती है कि जाकर मदरसा खोल दें या फिर मदरसे में पढ़ाने लग जाएं, मतलब यहीं तक वो महदूद हो जाते हैं? आपकी सोच कैसे बदली कि नहीं स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल की तरफ कैसे आप मुतवज्जे हो गए? देखिए, हमने एक चीज़ सोचा, मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चलना चाहिए और वो ज़रूरत भी है, लेकिन साथ साथ एक ये चीज़ भी है कि आज का जो बच्चा 5 साल का उम्र का है, 20 साल के बाद उसको रोज़गार चाहिए। यानी एक जनरेशन जो है 25 साल में पूरा चेंज हो जाता है, एक तारीख चेंज हो जाता है। तो मुस्लिम बच्चे ख़ास तौर पर और दलित बच्चे आज से 25 साल के बाद हिंदुस्तान किस जगह पे पहुंचेंगे, अगर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो इस्लाम पिछड़ जाएगा। मुस्लिम पिछड़ेंगे तो इस्लाम भी पिछड़ेगा। तो मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ जनरल एजुकेशन अगर ना हो तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस एजुकेशन का भी ज़रूरी है। अगर ना हो तो आइंदा 25 साल के बाद ये बच्चे दीन से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए हमने दीनी तालीम के साथ साथ ये जनरल एजुकेशन को पूरा रखा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपका जो एनजीओ है अब क्या सोच रहे हैं कि अब इतना आपने काम कर लिया है, अब आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, ये हमारा एनजीओ इतना काम जो आप सोच रहे हैं ये कुछ भी काम नहीं है। ये समंदर में एक रेती पानी का बराबर है। हिंदुस्तान में इस तरह के हज़ारों तंजीमों की ज़रूरत है। अभी हिंदुस्तान के तालीम के एतबार से ख़ास तौर पर पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज़, हर माइनॉरिटीज़ पिछड़े हुए हैं, और इनका अगर तालीम नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के हालात ख़राब से ख़राब होता जाएगा। बदन में कहीं भी एक जगह अगर ज़ख़म हो जाए तो पूरा बदन को जिस तरह से तड़प आती है, तो हिंदुस्तान के कोई माइनॉरिटीज़ अगर एजुकेशन से दूर हो गया या कोई पिछड़े वर्ग के लोग SC ST ये लोग अगर दूर रह गए तो फिर हिंदुस्तान के हर एतबार से इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ट्रस्ट जितना काम कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जितना हमसे हो सका किया, लेकिन और भी तालीम की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने स्कूल खोला वैसे क्योंकि जो पिछड़े होते हैं या यूँ कह लीजिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पढ़ाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फ़ीस अदा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, मदरसों में पढ़ा नहीं पाते। तो आपने जो स्कूल खोला है तो उसमें क्या सिस्टम है, स्ट्रक्चर क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर, ताकि लोग अट्रैक्ट हों स्कूल में आए? हम जो छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं गांव में, उसमें एकदम मिनिमम फ़ीस रखा है, यानी इतना फ़ीस हो कि वो बच्चा भी पढ़ सके और वो जो उसका मेंटेनेंस हो सके और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। हम छोटे छोटे स्कूल खोले हैं, उसमें 10वीं पास 12वीं पास लड़कियां मिल जाती हैं और उनको 1000 1200 1500 तनख्वाह दो तो वो काम करने के लिए तैयार, 3-4 घंटा वो क्लासें लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना हिंदुस्तान के लोग 3-4 घंटे में सिर्फ मतलब 1200-1500, हाँ 3-4 घंटे में, चूँकि रोज़गार नहीं है ना, सबसे अहम काम रोज़गार नहीं है तो जो आए वही बेहतर है। हाँ, रोज़गार ही नहीं है गांव में देहातों में, बल्कि लड़कियों को तो ये समझाया गया बस तुम घर के खाना बनाने के लिए हो। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम सिखाता है बराबरी का जगह,
इस्लाम हर एक जगह पे बराबरी का हिस्सा दिया है। यहाँ तक कि कहा गया है इस्लाम में कि भाई मर्द औरत बराबर है हर एतबार से, तालीम के एतबार से। अलबत्ता हर एक का क्राइटेरिया है और उनका अलग अलग फील्ड है। जैसे आँख के स्पेशलिस्ट होते हैं, भाई कोई पैर के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हर एक का अलग अलग फील्ड है। इसी तरह औरतों को एक फील्ड दिया गया है, मर्दों को एक फील्ड दिया गया, लेकिन इस्लाम में इस चीज़ को कहीं मना नहीं किया गया कि वो इनकम ना कर सकें, वो बिजनेस ना कर सकें। तो इस तरह से हम बच्चों को छोटे छोटे गांव में, उसका सबसे पहले तो उस गांव में जाते हैं और उसके अंदर एजुकेशन के अहमियत को बताते हैं, उसके तालीम का क्या अहमियत है, इसकी क्या ज़रूरत है, अभी उनको फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब समझा करके उनको एक तरह से पूरा कन्विंस करते हैं और उसका पूरा ब्रेन वॉश करके बच्चों को लाया जाता है और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो जाता है। और उसके लिए कोई एजुकेशन के लिए कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम तो दरख्त के नीचे भी शुरू कर देते हैं, कहीं दरख्त के नीचे है तो कहीं झोपड़ी में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेटअप में आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। तो जो इंसान चाहता है इन समाज को बदलने की सोच जो बना लेता है, जो ठान लेता है कि समाज को बदलना है, तो फिर उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बिल्डिंग कहाँ से आएगी, इमारत कहाँ से आएगी। बस सोच बन गया है, हमने ठान लिया है, तो समाज को बदल के रख देना है। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।